Welcome to CMA Pathshala. Hello friends, in this video we are going to study Accounting Standard 2, which is Valuation of Inventories. So let's start with the topic. First, इंट्रोडक्शन. AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज हमें ये बताता है कि हम अपने इन्वेंट्रीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, किस अमाउंट पे करेंगे और उसके वैल्यूएशन का मेथड क्या होगा. ठीक है. सो सेकंड है एप्लीकेबिलिटी. इन्वेंट्री सारे इन्वेंट्रीज पे एप्लीकेबल होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सेप्ट 4. ठीक है. फर्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो भी वर्क इन प्रोग्रेस होता है उस पे एप्लीकेबल नहीं होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. ठीक है. सेकेंड है वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का जो भी वर्क इन प्रोग्रेस होता है उस पे भी AS2 एप्लीकेबल नहीं है. थर्ड है शेयर डिबेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. शेयर डिबेंचर अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है AS2. ठीक है. एंड फोर्थ है प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मिनरल ऑयल्स. ठीक है. तो मिनरल ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट ये सब पे भी AS2 एप्लीकेबल नहीं है. तो किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है? फर्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है. अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. फर्स्ट याद रखेंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में. थर्ड है शेयर डिबेंचर्स पे. फोर्थ है लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इस टाइप की चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री में क्या क्या आता है. ठीक है. अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या एप्लीकेबल नहीं है. अब हम पढ़ेंगे इन्वेंट्रीज का डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. फर्स्ट है जो हम अपने बिजनेस में जिस चीज़ को रीसेल करने के लिए रखते हैं. लाइक एग्जांपल मेरा कोई बिजनेस है और उसमें मैंने अपने जो स्टॉक को रखा है उसे इन्वेंट्री बोलते हैं. ठीक है. वो मैंने बेचने के लिए रखा है तो उसको इन्वेंट्री बोलते हैं. सेकेंड है प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी चीज़ हमने प्रोडक्शन के लिए लाइक रॉ मटेरियल है या फिर रॉ मटेरियल से बनने के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी हमारा इन्वेंट्री में ही आता है. थर्ड आता है इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाईज. ठीक है. प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी हम मटेरियल या फिर सप्लाई को यूज़ करते हैं, मतलब सर्विस देने में जो हमारा जितना भी सर्विसेज के लिए जो भी लगता है, सर्विस सप्लाई लगता है, मटेरियल है, जो भी है वो सारा आता है इन्वेंट्री में. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. डेटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इन्वेंट्री. डेटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इन्वेंट्री में 3 पार्ट है. फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ परचेज. तो हम इसमें बताएंगे कि हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे कि कॉस्ट ऑफ परचेज. ठीक है. जैसे हम अपने फैक्ट्री में कुछ बना रहे हैं तो वो पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट का कितना मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होगा. जैसे हम कोई रॉ मटेरियल खरीदने जा रहे हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होगा. तो फर्स्ट हम लोग इंक्लूड करेंगे कि जैसे हम लेने जा रहे हैं उसको तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लगा. ठीक है. उसके बाद हम उसका कंसिडर करेंगे कि हम लेने गए तो हमारे टैक्स लगा और या फिर मतलब जो भी ड्यूटी हमें पे करना पड़ा. ठीक है. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता है और आता है हमारा अगर हमें किसी तरह का डिस्काउंट मिलता है तो हमें उसमें से लेस कर देते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम खरीदने जा रहे हैं कोई प्रोडक्ट. ठीक है. पर्टिकुलर ए बोल लो आप. ठीक है. ए हम प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, रॉ मटेरियल हमारे लिए. ठीक है. हम लेने गए, उससे हम सपोज हम टैक्सी से गए तो हमारा 100 रुपये का टैक्सी फेयर लगा. ठीक है. 100 रुपीज़ टैक्सी फेयर लगा और फिर जब हम उसे लिए तो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट था, उसमें हमें टैक्स पे करना पड़ा 20 रुपीज़. ठीक है. सपोज कर लो 20 रुपीज़ हमें टैक्स पे करना पड़ा तो 100 + 10 हो गया वो और हमारा प्रोडक्ट था तुम्हारा 1000 रुपये का. उसमें हमने 100 रुपये का जो भी टैक्सी फेयर लगा दिया और 20 रुपये कितना दिया था, हाँ 20 रुपये दिया था. तो 20 रुपये हमने उसमें लगा दिया, टैक्स में लगा दिया. तो कितना हो गया 1000 + 100 + 20. तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज आ गया. ठीक है. और हमने जब परचेज किया तो हमारे जो जिससे हमने परचेज किया सप्लायर ने हमें डिस्काउंट दिया 50 रुपये का, तो हमने उसमें 50 रुपये लेस कर दिया. ठीक है. तब वो आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज. क्या क्या ऐड करेंगे, जो हमारा जितना एक्सपेंडिचर हुआ, हम सामान लेने गए उसमें हमारा जितना भी एक्सपेंडिचर होता है हम सबको ऐड कर देते हैं. टैक्स हो, फेयर हो, किसी तरह का ऑटो फेयर हो या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन का फेयर हो. ठीक है. तो जो भी लगता है उसे ऐड कर देते हैं और जो हमारा जैसे हमें कोई रिबेट मिला, डिस्काउंट मिला तो हम उसको इसमें से लेस कर देंगे. तो हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ परचेज. सेकेंड आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. ठीक है. हमने रॉ मटेरियल खरीद के ले आया. अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसको हमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना है. तो फिनिश गुड बनाने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए होगा ना, डायरेक्ट लेबर, उसके बाद हमें चाहिए होगा ओवरहेड्स. ठीक है. पहले तो हमें डायरेक्ट लेबर, जो लेबर्स उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो हमारा कॉस्ट
आएगा कन्वर्जन में, एक तो डायरेक्ट लेबर, तो हम डायरेक्ट लेबर्स को, जो भी लेबर्स रहेंगे उसे हम वेजेस पे करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड्स, हम जिस फैक्ट्री में बनाएंगे अपना प्रोडक्ट उसका हमें रेंट पे करना पड़ेगा, और भी एक्स्ट्रा मतलब जितने भी ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर आएगा, जो भी ओवरहेड्स लगेगा, तो वो आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो वो सम अप करके हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। उसके बाद थर्ड पॉइंट है अदर कॉस्ट, ठीक है। अदर कॉस्ट में क्या क्या आएगा? कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है। हम जो भी प्रोडक्ट को, जैसे अगर हमें बन गया उसके बाद हमें उसको बेचने के लिए कहीं ले जाना पड़ रहा है, या फिर उसको करंट पोजीशन पे लाने के लिए, लाइक जिस लोकेशन पे हम हैं वहाँ पे लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा वो हमारा आ जाएगा अदर कॉस्ट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। ये समझ में आ गया, होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको इस नोट्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट? पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी कि जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट होता क्या है। तो जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? लाइक सपोज हम कोई प्रोडक्ट ए बनाने वाले हैं, ठीक है। प्रोडक्शन हो रहा है ए के लिए, मेन प्रोडक्ट हमारा ए है, इंटेंशनली हम ए बनाने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ ए बना रहे थे लेकिन बी का भी प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं शुगर के, जैसे हम शुगर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन शुगर के साथ साथ हम जो बनाते हैं तो हमें क्या उसका वेस्ट से शुगर केन, ठीक है, शुगर केन से हम बनाते हैं शुगर, लेकिन उसके साथ साथ जैसे हमारा शुगर बना तो उसके साथ साथ जो वेस्ट होता है तो उससे हमारा गुड़ भी बनता है, ठीक है। आप लोग को पता हो गुड़ क्या होता है, ठीक है। तो गुड़ भी बन जाता है उसके साथ, तो वो क्या होता है, वो भी हम मार्केट में उसको सेल करते हैं, ठीक है। तो वो सेल करते हैं तो उसका भी हमें कुछ प्राइस मिलता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। और अगर हम जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहे, ए बना रहे, तो उसके साथ साथ बी मिला हम लोग को, ठीक है। बी का भी प्रोडक्शन हुआ, ए का प्राइस जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू था जिस पे हम सेल करेंगे वो 1000 रुपी था, ठीक है। और जो हम जैसे जो प्रोडक्ट बी बना हमारा उसको अगर हम सेल करेंगे तो 900 रुपीज़ मिला, ठीक है। 1000 रुपी मिला और 900 रुपी मिला, तो ऑलमोस्ट क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो अब हम उसे बोलेंगे, जब दोनों के प्राइस में और क्वांटिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तब हम उसे बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट, ओके। और यही अगर दो प्रोडक्ट बना और दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, लाइक प्राइस का ही, नेट रियलाइजेबल प्राइस, लाइक उसको 1000 रुपये उसको सेल करने पे मिल रहा है, 1000 रुपी मिला ए प्रोडक्ट को सेल करने में, और सेकेंड प्रोडक्ट को सेल करने में सिर्फ 100 रुपीज़ मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं हम लोग कि दो केसेस है। पहला कि अगर जॉइंट प्रोडक्ट निकला तो हम उसका कैसे ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो फर्स्ट है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच प्रोडक्ट इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। जब हमने दो प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, दो प्रोडक्ट बनाया, एक है जॉइंट प्रोडक्ट, एक है मेन प्रोडक्ट, ठीक है, और दोनों का कॉस्ट हम इजीली सेपरेट कर पा रहे कि इसको बनाने में इतना एक्सपेंस लगा, इसको बनाने में इतना एक्सपेंस लगा, ठीक है। तो दोनों का कॉस्ट क्या हुआ, इजीली सेपरेट हो गया। तो उस टाइम पे हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? उसका जैसा नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगा, ठीक है, उसके सेल्स के वैल्यू पे कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट कॉस्ट इनकर्ड। नहीं, तो क्या करेंगे, जितना कॉस्ट हमारा उसका इनकर्ड हुआ उसके बेसिस पे हम उसका कॉस्ट निकालने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच प्रोडक्ट इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। जब हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तब हम क्या करेंगे कि उसको सेल करेंगे और देखेंगे दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तब हम उसके बेसिस पे उसका कॉस्ट, मतलब उसका वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था हमारा, जब हम लोग सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। दो प्रोडक्ट है ए एंड बी, दोनों को बनाने में, एक को बनाने में हमको पता है कि उसमें 1000 रुपये लगा है, दूसरे को बनाने में 800 रुपये के अप्रॉक्स लगा है, ठीक है। तब हम उसका कैसे करेंगे वैल्यूएशन? उसी बेसिस पे करेंगे, 800 रुपये में और 1000 रुपये में, ठीक है। लेकिन हमने बनाया, लेकिन हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं कि कितना कॉस्ट किस पे लगा, ठीक है। तब हम जब उसको बेचेंगे तब उसके बेसिस पे हम उसका वैल्यूएशन करेंगे। अब सेकंड केस आता है हमारा, जब हम मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाय प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो क्या हुआ, दोनों के कॉस्ट के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। तो उसमें फर्स्ट केस आएगा, क्या जब जो हमारा बाय प्रोडक्ट बना है क्या वो मटेरियल है? लाइक मटेरियल क्या होता है कि उसको हम लोग जब सेल किए तो उसका कुछ अच्छा खासा अमाउंट मिला। जैसे 100 रुपये का गुड्स अगर हमने बेचा है मेन प्रोडक्ट, तो अगर मतलब 60-70 के अप्रॉक्स अगर हमारा बाय प्रोडक्ट भी बिक रहा है तो वो क्या हो गया हमारा
अगर वो मटेरियल है तो उसका 60-70 के अप्रॉक्स हमें कॉस्ट मिल जाएगा, तो हम उसको ट्रीट करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट की तरह, क्योंकि वो सेम फीचर है ना जॉइंट प्रोडक्ट का और बाय प्रोडक्ट का, यहाँ पे तो हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों का कुछ कुछ अच्छा अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, सेम जब मटेरियल होगा, जब मतलब कुछ उसका रियलाइजेबल वैल्यू सही रहेगा, तब हम उसे जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर उसका सेम नहीं हुआ, लाइक बहुत ज़्यादा, जैसे 100 रुपीज़ में बेच रहे हैं और 10 रुपये उसका मतलब सेकंड जो बाय प्रोडक्ट निकला उसका सिर्फ 10 रुपये नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ रहा है, तो क्या करेंगे, वो जो हमारा मेन प्रोडक्ट था, लाइक 100 रुपीज़ का मेन प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे थे, मतलब कॉस्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। सपोज कि 100 रुपीज़ उसका कॉस्ट है, और क्या है, जो बाय प्रोडक्ट हम लोगों ने बेचा उसका 10 रुपये नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ रहा है, तो वो 100 रुपीज़ में से हम 10 रुपीज़ लेस कर देंगे, ठीक है। 100 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ लेस कर देंगे, तब वो जो हमारा नेट अमाउंट आएगा, लाइक 90 रुपीज़, वो हमारा हो जाएगा मेन जो हमारा कॉस्ट आया, ठीक है। उसके बाद है जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट में क्या है, इफ एन एंटरप्राइज इनकर्स जॉइंट कॉस्ट इन अ कॉमन प्रोसेस फॉर डिफरेंट आउटपुट, ठीक है, 2 आउटपुट बनाने जा रहे थे, उसमें क्या हुआ, सेम प्रोसेस लगा और जॉइंट कॉस्ट निकल के आया, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट आया ना हमारा, तो हमें इजीली मतलब दोनों के प्रोडक्ट को सेपरेट तो करना पड़ेगा कि किसका कितना कॉस्ट लगा, तभी हम किसी का भी प्राइस हम लोग उसका फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कैसे उसको रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है कि सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट इफ गुड्स आर नॉट फर्दर प्रोसेस्ड, मतलब वो जो हमने प्रोडक्ट को निकाला है, जो प्रोडक्ट बनाया है, उसके बाद उसका कोई फर्दर प्रोसेस नहीं होने वाला है, उसके आगे उसका कोई फर्दर प्रोसेस नहीं होने वाला, वो डायरेक्टली अब सेल होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, मतलब जो सेल्स वैल्यू आया, ठीक है, सेल्स वैल्यू जो आएगा उसी के बेसिस में हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और उस सेकेंड है एनआरवी रेशियो, इफ एनआरवी रेशियो लगाएंगे कब, जब आगे कोई प्रोसेस होना रहेगा, जैसे हमने प्रोडक्ट बनाया तो वो अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, जॉइंट कॉस्ट हमें बनाया, जॉइंट कॉस्ट आ रहा है लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं है, आगे उसका फर्दर प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, उसके आगे बहुत सारे प्रोसेस है उसके बाद में। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एनआरवी रेशियो, एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उस बेसिस पे हम उसका रेशियो में उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में भी 2 पार्ट है, देख सकते हैं आप। फर्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकंड है डायरेक्ट लेबर, ठीक है। फर्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में 2 है, एक वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, सेकंड है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में क्या होता है, वेरिएबल मतलब कि जैसे आपने अगर आउटपुट का लेवल बढ़ाया है, जब हम पहले क्या कर रहे थे, 100 रुपये का 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अपना आउटपुट का लेवल बढ़ा दिया, अब हमने बोला कि नहीं 100 यूनिट को बनाने से काम नहीं चल रहा है, अब हम 200 यूनिट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो 200 यूनिट बनाएंगे तो हमारा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी बढ़ेगा साथ में, ठीक है, आउटपुट के साथ साथ वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ता है। अब है सेकेंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स्ड में क्या होता है, आप आउटपुट बढ़ाओ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आउटपुट बढ़ाओगे तो हमारा ओवरहेड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सेम होता है, जैसे आप 100 यूनिट बनाओ, 200 यूनिट बनाओ, लेकिन रेंट आपका सेम रेंट लगेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड निकालने का 2 स्टेप होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या करेंगे, हम पहले उसका रिकवरी रेट निकालेंगे पर यूनिट के बेसिस पे। सेकेंड क्या करेंगे, रिकवर्ड ओवरहेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। 2 स्टेप दिया है, तो दोनों के स्टेप के बेसिस पे हम फैक्ट्री ओवरहेड निकालते हैं। उसके बाद है हमारा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर तो वो जो हमने कितना वेजेस पे किया है, कैसे क्या किया है, कितना परक्विजिट्स है उसका, जो भी है सब कुछ के बेसिस पे हम उसको डायरेक्ट लेबर निकलेगा उसका, ठीक है। आगे मूव करते हैं, कॉस्टिंग फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूलाज है, FIFO मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है एंड रिटेल वैल्यू मेथड है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मेजरमेंट का 2 पार्ट दिया है, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। रॉ मटेरियल में क्या, एट कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे हम उसको खरीद के लाएं या फिर उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में देखेंगे, उसी बेसिस पे हम रॉ मटेरियल को उसको क्या करने वाले हैं, वैल्यू करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमें फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस में से 2 मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो लोअर होगा कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट या तो जितने में हमने बनाया या तो जितने में हमने सेल किया, दोनों में से जो लोअर आएगा वो हमारा होगा फिक्स्ड
सॉरी फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस का मेजरमेंट करेंगे उसी हिसाब से, ठीक है। आगे आ रहा है हमारा डिस्क्लोजर। हमें क्या क्या डिस्क्लोजर देना है। इंपॉर्टेंट तो यही है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम हमें डिस्क्लोजर देना होगा कि हमने कौन कौन से मेथड का यूज़ किया है अपने वैल्यूएशन में, ठीक है, और क्या क्या मतलब किस किस चीज़ को हमने सेपरेट करके दिखाया है। लाइक एग्जांपल कि वर्क इन प्रोग्रेस का अलग से हमने दिया है वैल्यूएशन, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश्ड गुड्स का, रॉ मटेरियल का, सब चीज़ का हमने अलग से मतलब सेपरेटली सब कुछ बताया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। और हमने कौन कौन से वैल्यूएशन मेथड यूज़ किया है, क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, सब चीज़ का हमें डिस्क्लोजर देना है। सो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। मैं इसका फुल नोट आपको देने वाली हूँ, ठीक है, तो आप उसको रेफ़र करके पढ़ सकते हो। थैंक यू।